Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you Social Study, Class 7, Chapter 1. Chapter name है Component of Environment. Component of Environment में पढ़ने के लिए तो बहुत सारे चीज़ पढ़ना है. इसमें आपको इन्वायरमेंट का जो अंग है, जो तत्व है, उस तत्व के बारे में इसमें पढ़ना है. इसमें आपको सम हार्डवर्ड्स है, जैसे बायोटिक है, जैविक, अबायोटिक, अजैविक, लिथोस्फीयर स्थल मंडल होता है, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल होता है, इंस्पिरेबल उत्तेजित करने वाला, बायोस्फीयर जीव मंडल, ऑटोट्रॉफ स्वपोषी, हेटेरोट्रॉफ परपोषी, कंपोनेंट, ये तत्व अंग होते हैं. इसमें आपको और भी जो वर्ड्स होंगे उन सारे वर्ड्स को आप राइट डाउन कर लेंगे. इसके लिए आप अपना, चूँकि सीनियर स्टूडेंट है, इसे डिक्शनरी कंसल्ट करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेज में कि अर्थ है आवर अर्थ एज द यूनिक प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि हमारे सौर मंडल में जो अर्थ एक ऐसा, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है. ऐसा आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ने को दिया गया है. इसमें जीवन संभव इसलिए कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य को या ह्यूमन बीइंग्स को जीने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो सारे के सारे चीज़ जो है आपको यहाँ इस पृथ्वी पर पाया जाता है. इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें आपको बेसिक नीड्स में जितने भी चीज़ें होती है हमारे इस पृथ्वी पर है, जिस पर हम जो है तो जैसे ऑक्सीजन हो गया ब्रीथिंग के लिए, वाटर हो गया आपको ड्रिंकिंग के लिए, तो इस तरह से लैंड हो गया, इसके ऊपर हम रहते हैं, पेड़ पौधे इस पर होते हैं, घर बना के रहते हैं. तो इन सभी चीज़ जो होते हैं ये सब जो है तो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है. इसलिए हमको यहाँ जीवन संभव हो जाता है. इसमें दिया हुआ है कि वी फाइंड एवरीथिंग दैट वी नीड टू लीड ए लाइफ सच एज वाटर, एयर, लैंड, फूड. हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, पानी, हवा, भूमि और भोजन. बट वेयर वी लिव, लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? ए नंबर ऑफ थिंग्स एक्साइट अराउंड अस. दीज में इंक्लूड, में एग्जाम्पल में है टीचर है, प्यून है, क्लासमेट है, ट्री है, ग्रास है, वॉल है, स्कूल बस है, बुक है, बेंच, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा. ये सब जो है तो इसके उदाहरण इसमें आते हैं. अब मुख्य रूप से आप ये आइए यहाँ आपको इन्वायरमेंट में आपको जो है तो दो तरह के इसमें है. एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक. बायोटिक में जैविक होता है, बायोटिक में अजैविक होता है. बायोटिक इन्वायरमेंट में दो तरह के होते हैं. इसमें आपको बायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं. इसमें आपको दिया जा रहा है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. फर्स्ट में पॉइंट में आ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें आपको लिखा है द टर्म इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स. ये इसमें दिया जा रहा है. तो इसमें दो तरह के आते हैं. एक आते हैं फिजिकल होता है इन्वायरमेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है. फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है वह आपको नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव प्राणी में आता है, जिसको हम अबायोटिक कहते हैं. और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है वह लिविंग थिंग्स में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं. ये दो तरह का आपको कंपोनेंट में दिया गया है. अब इसमें आपको यह पढ़ने के लिए है कि बायोटिक और अबायोटिक ये दोनों कंपोनेंट जो है यह इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर जो है यह निर्भर है. एक के ऊपर दूसरा
निर्भर हैं। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। द टू कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट आर इंस्टेबल ऑल टुगेदर, मतलब एक दूसरे को वह उत्तेजित करने वाला होता है, एक दूसरे को उत्तेजित करता है। दे कैन नॉट बी सेपरेट ऑल टुगेदर, वे सेपरेट अलग नहीं रहते हैं। बिसाइड बीइंग द टू कंपोनेंट आर इंटरेक्टिव all the times, a change in any one of the component bring change in other। तो इस तरह से कि वह कोई भी एक दूसरे पर चेंज नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट ओनली कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर बट ऑल्सो चेंजिंग विद इन देम सेल्व और इंडक्सिंग चेंज और ईच अदर। इस तरह से आपको जो है ये आपको एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ आपको बायोफिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों के बारे में बताएं। अब इसमें आपको आ रहा है स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट। स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट जो आ रहा है इसमें आपको 3 पार्ट्स में इसको स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट में, एक है लिथोस्फीयर है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है, तीसरा है एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फीयर हो गया यह लैंड पार्ट आता है, हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर पार्ट आता है, और एटमॉस्फेयर होता है वह एयर पार्ट आता है। तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है, हाइड्रोस्फीयर में रेफर टू ऑल द लिथोस्फीयर आता है जिसको वह जमीन का परत वाली पार्ट है, लैंड पार्ट आता है। द हार्ड टॉप लेयर एंड इट कवर बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, इट एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड वैली। ये सब के सब जो है सो हमारे जो है हाइड्रोलिथोस्फीयर पार्ट जो होता है, या लिथोस्फीयर पार्ट में आपको माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, वैली है, ये सब के सब पाए जाते हैं। इसके अलावे भी ये जो है सो हम लोग को जंगल, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग के लिए ग्रास लैंड, फॉरेस्ट जंगल रहने के लिए लैंड, और एग्रीकल्चर माने कृषि उत्पादन करने के लिए ज़मीन, ये सब के सब जो है हमको यह लिथोस्फीयर में पाया जाता है। ये सब के सब मिलते हैं, इस पर हमें खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से लिथोस्फीयर जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पाया जाता है। इस पर जो है सो प्राणी अपना रहते हैं, घर बनाते हैं, उस पर जीव जंतु प्राणी सब अपना निवास करते हैं। दूसरा आता है आपको हाइड्रोस्फीयर आता है, जिसमें हाइड्रोस्फीयर को वाटर बॉडी पार्ट कहते हैं। ये जो है रेफर टू ऑल द वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूड द वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सी, रिवर, लेक। वाटर बॉडी पार्ट में आपको हाइड्रोस्फीयर पार्ट में आ जाता है ओशियन, समुद्र, सी, ओशियन महासागर, रिवर नदी, लेक झील, ये सब के सब इस पर आ जाते हैं। वाटर इज फाउंड इन 3 साइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर को है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। जानते हैं कि वह जब फ्रीजिंग होता है तो सॉलिड हो जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। उसके बाद जो है लिक्विड, जब वह फ्रीजिंग के बाद मेल्टिंग हो जाता है, पिघलने लगता है, तब पिघलने के बाद वह लिक्विड हो जाता है। और जब उसको हम हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद जो है वह क्या होता है कि वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वह जो है तो एयर हो जाता है। तो इसको 3 पार्ट में आपको हाइड्रोस्फीयर को बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 पार्ट में है, जिसमें आपको जो है 71% ऑफ वाटर, इस पृथ्वी पर जो है 70% ऑफ वाटर पाया जाता है। आउट ऑफ द 97% इज फाउंड इन द ओशियन, सी, etc, which is saline, and rest 3% is found in river, stream, lake and ice cap और glacier। 3% में आया है। Water is an component motion in the earth, and this continuous motion is known as the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मतलब यह जो है तो कंटिन्यू जो है अपना मोशन करते रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद वह जल जो है सो ज़मीन पे आती है, और ज़मीन पे आने के बाद जो है यहाँ पृथ्वी पर वह जल जो है सो लेक में, रिवर में, ओशियन में, सी में,
ये सब में वह कन्वर्ट हो जाता है स्टीम झरना में, और उसके बाद जब जो है तो सनरे उसके ऊपर होता है तो पूरा फिर वह जो है आपको हॉट गर्म होता है, और गर्म होने के बाद पुनः फिर जो है सो उसमें वाष्पीकरण क्रिया होने लगती है। वाष्पीकरण क्रिया होने के बाद पुनः फिर जो है सो वह वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर के पूरा फिर वह आसमान में चला जाता है, बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको कहा गया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा गया है। यह कंटिन्यू मोशन करते गति करते रहता है। थर्ड पॉइंट में आपको आता है इसमें जैसे कि आपको दे रहा है हाइड्रोस्फीयर में, इसमें बहुत सारे हमारे जलीय जीव जंतु भी होते हैं, वो भी अपना जो जीवन यापन इसमें करते हैं और अपने अनुकूल वह जीने के लिए माने निर्भर रहते हैं। थर्ड पॉइंट में आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हो जाता है, यहाँ एटमॉस्फेयर मतलब एयर पार्ट से आता है। यह जो है कि लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड आवर अर्थ, पृथ्वी पर जो है इसकी एक परत होती है। दिस एयर इज ए मिक्स ऑफ गैस, या भी सभी गैसों का एक मिश्रण होता है, सच एज नाइट्रोजन की मात्रा 76% होता है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.6% होता है, और इसके अलावा जो अदर गैस होते हैं वो सब के सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। दिस लेयर थिकर क्लोजर टू द लैंड सरफेस, जब पृथ्वी पर जब यह जो है गैस रहती है तो काफ़ी क्लोज में रहती है, काफ़ी नज़दीक में रहती है पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, हायर लेवल में जाते हैं, तो वहाँ जो है तो हमको गैस की मात्रा कमते जाता है। ऐसा कि एज यू नो आप जानते हैं कि देयर आर 5 मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर एंड पांचवा है एक्सोस्फेयर। ये 5 जो पार्ट जो दिया गया है, यह 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझे। ये पांचों पार्ट जो है ट्रोपोस्फेयर हो गया क्षोभ मंडल हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया समताप मंडल हो गया, मेसोस्फेयर मध्य मंडल हो गया, थर्मोस्फेयर वायुमंडल हो गया, एक्सोस्फेयर बहिमंडल हो गया। इस तरह से यह एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से आप जो है यह 5 पार्ट में सबसे लास्ट जो आपको आता है एक्सोस्फीयर आता है, वहाँ जाने के बाद वहाँ जैसे एयर बिल्कुल ही नहीं मिल पाती है, बिल्कुल सारे के सारे एयर समाप्त हो जाती है। इसलिए इस तरह से आपको यह एटमॉस्फेयर पार्ट जो होता है यह 5 पार्ट में डिवाइड किया गया एटमॉस्फेयर को। फर्स्ट में है आपको ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये पांचों का आपको मीनिंग भी बता दिया गया, हिंदी मीनिंग भी बता दिया गया है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाता है इसमें कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है कम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबव ऑफ टर्म एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का बहुत एक छोटा सा भाग होता है। इट्स अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटैक्ट विथ each other to loosen life. All living organisms found on earth are part of biosphere. माने बायोस्फीयर पार्ट में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब उस पर रहते हैं, जीवित रहते हैं। बायोस्फीयर हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट बिकॉज इट क्लोजली कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। अब जो है सो एक एटमॉस्फेयर से वह कनेक्ट रहता है। अब बायोस्फीयर जो है इसके बायोस्फीयर का जो एलिमेंट्स जो होते हैं वह बायोस्फीयर ऐसे आपको बताया गया है पहले भी कि यह लिविंग बीइंग्स में आता है, लिविंग थिंग्स में आता है। और बायोस्फीयर का 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्बीवोरस होता है, दूसरा कार्निवोरस होता है, तीसरा ओमनीवोरस होता है। हार्बीवोरस मतलब होता है आप जानते हैं शाकाहारी होता है, कार्निवोरस होता है मांसाहारी होता है, और ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वाहारी होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो प्राणी केवल फल फूल या माने अनाज खाते हैं वह जो है सो हार्बीवोरस में आता है। और कार्निवोरस का मतलब होगा कि जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों आते हैं, फल फूल अनाज के साथ साथ वह मीट मछली भी खाते हैं, कार्निवोरस में आ जाता है। और ओमनीवोरस जो होता है वह ओमनीवोरस इसमें आपको दोनों के दोनों माने चीज आते हैं, वह सब कुछ जो है तो वह खा कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह तो बायोस्फीयर का 3 पार्ट्स हो गया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हार्बीवोरस जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं वह केवल साग सब्जी फल फूल अनाज खाते हैं। कार्निवोरस होता है
वो जो है सो मांसाहारी होते हैं, वह केवल जो है तो मांस खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, किसी भी जीव जंतु का केवल मांस को ही वह खाते हैं। वह कार्निवोरस में, जैसे कि हो गया लायन हो गया, तो लायन हो गया तो वह ओनली मांस खाता है, तो इसलिए लायन को कार्निवोरस कहते हैं। और ऑमनीवोरस जो हो गया यह सर्वाहारी हो गया, इसमें है कि वह मांस भी खाते हैं और अनाज फल फूल भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। वैसे स्थिति में जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, डॉग को ले लीजिए, कैट को ले लीजिए, ये जो है सो आपको ऑमनीवोरस में आते हैं, क्योंकि यह दोनों खाते हैं। इस तरह से सर्वाहारी होता है। कार्निवोरस मतलब होता है फ्लेश ईटर, यानी केवल मांस खाने वाला होता है, उसको कार्निवोरस कहते हैं। हार्बीवोरस प्लांट ईटर, जो पौधा खाने वाला होता है। और ओमनीवोरस फ्लेश एंड प्लांट ईटर, मतलब मांस भी खाने वाले हैं और पौधे को भी खाने वाले हैं, दोनों हैं। ये जो है सो आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसलिए प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग एंड ऑन ईच अदर एज वेल। द रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस टुगेदर कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। इसको हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। अगर जो है तो वह प्रोड्यूसर है, वह उत्पादन कर रहा है, तो कंज्यूमर्स जो है तो उसको खपत कर रहा है, यानी कि उसका उपयोग कर रहा है, खा रहा है। तो इसलिए वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर इसका खपत नहीं होगा तो उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब इतनी वृद्धि हो जाएगी कि यहाँ जो है तो पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद प्रोड्यूसर जो है अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो फिर कंज्यूम कहाँ से होगा? कंज्यूमर्स के लिए जो है फिर उसको उपयोग करने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है आपको ह्यूमन बीइंग है, यानी कि मानव जाति है। इनफैक्ट ह्यूमन आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु हैव कंस्टिट्यूटली अल्टरनेट एन इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स। कहने का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन मानव जाति जो होता है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो एक ऐसा सजीव है जो इसका बायोस्फीयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वह बायोस्फीयर में एक इसका बहुत मुख्य रूप से माने रख रहा है। अर्ली ह्यूमन लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अर्ली ह्यूमन मतलब जो सबसे पहले जो आदि मानव जो पहले रहते थे, पहले जो भी थे, वो जो है सो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे। उस समय में कोई शेल्टर नहीं था, घर नहीं था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो जो है सो अपने जंगल में ही रहते थे और जंगल में ही रह करके अपने जीविकोपार्जन करते थे, यानी कि भोजन का भी व्यवस्था करते थे और रहने के लिए गुफा में या पेड़ पौधा में इस सब में जो है सो रहते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम the requirement of human being increase and in order to fulfill their needs, जैसे जैसे जो है उनका रिक्वायरमेंट होता गया वैसे वैसे जो है तो अपने नीड्स को वह फुलफिल करते गए, पूर्ति करते गए। ह्यूमन हैव modified their natural environment through various activity। तो इस तरह से जो है तो जैसे जैसे ह्यूमन को, मानव को जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती गई वैसे वैसे अपनी आवश्यकता की सारी पूर्ति करते चले गए। और इस तरह से जो है आपका यह ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं इसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं, जिसमें सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 का 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वायरमेंट? द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स द बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन एंड इंक्लूड द फैक्टर्स दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। एक क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट का जो बताया जा रहा है, इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इसमें आपको जो भी लिविंग सजीव प्राणी है और निर्जीव प्राणी है, ये सब के सब जो है आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन 2 में दे रहा है कि आपको व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द
biosphere. The biosphere is defined as the zone where both living organisms and the प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी आर फाउंड। जो भी है वह उसको पाया जाता है। सो इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोसिस्टम दैट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द क्लाइमेट। कहने का मतलब कि क्लाइमेट में जो बायोस्फीयर का बहुत बड़ा महत्व आता है। आपको ये चैप्टर जो है तो सेक्शन 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन को आप कंप्लीट जो है कर लेंगे। एक तो छूट गया। उसके बाद जो इसके बाद क्वेश्चन बी में आता है सिलेक्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप सेल्फ इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको इसके बाद का जो भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। सेक्शन 2 में भी फिल इन दी ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इसको भी आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अब आइए सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी में आपको सेक्शन 2 है। 2 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट sustains all the non-living things around us like rock, soil, as well as energy, temperature, humidity, etc. Whereas biological environment sustains all the living things around us such as plant and animal। कहने का मतलब हो गया कि जब आपको फिजिकल इन्वायरमेंट में जब आ रहे हैं तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत में आता है नेचुरल थिंग जैसे रॉक हो गया, साइल हो गया और टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ये सब जो है तो फिजिकल के अंतर्गत में आते हैं। और जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं तो ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन होते हैं। ये सब के सब जो है सो आपको उसमें आते हैं, इस इन्वायरमेंट में आते हैं। सेकेंड है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में डिफरेंस कहता है तो द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस अर्थ व्हील द हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर जो हो गया वह एयर पार्ट पृथ्वी का, वह जो है तो वायु वाला भाग हो जाता है। ठीक उसके विपरीत हाइड्रोस्फीयर जो होता है वह वाटर बॉडी पार्ट होता है इस पृथ्वी पर जो है तो। ये आपको दोनों में डिफरेंसेस जैसा दिया गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर डी आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको दे रहा है डिफाइन बायोटिक एंड अनबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का डिफाइन कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट। लिविंग पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट These include things such as plant, animal, bird and human being। ये जो है सो बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट्स होता है और एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग और बायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट। दीज इंक्लूड थिंग्स सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, विंड और सॉइल। कहने का मतलब हो गया कि बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वह आपको लिविंग थिंग्स में, बायोटिक कंपोनेंट जो आता है वह लिविंग थिंग्स में आते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो लिविंग थिंग्स में आपको एग्जांपल में दिया गया एनिमल, बर्ड, ह्यूमन बीइंग दिया गया और अबायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल में दिया गया सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया। दूसरा है क्वेश्चन इसमें व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रेफर टू ऑल द Hydrosphere refer to all the water body on the earth's surface. It provide a habitat in the marine life and food in the form of fish and crabs। मतलब वाटर बॉडी पार्ट जो होते हैं उसके लिए आपको हाइड्रोस्फीयर होता है जो उसके ऊपर वह हैबिटेट रहते हैं, वह उसको जो हैबिटेट करता है हाइड्रोस्फीयर पार्ट में। तीसरा क्वेश्चन में आता है आपको डिफाइन बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटैक्ट विथ ईच अदर टू सस्टेन्स लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह जो है आपको बायोस्फीयर का ही पार्ट है इस पृथ्वी पर। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर ई का वीडियो सेंड करेंगे। तब तक के लिए इसको आप जो है तो अपने फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसको राइट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।